नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। खालिदा जिया क्या शेख हसीना से बेहतर थी? क्या शेख हसीना ने बांग्लादेश में राष्ट्रीय हितों से ऊपर उठकर अपने मैनिपुलेशन को शुरू कर दिया था? क्या शेख हसीना के लिए देश से बड़ा दोस्ती हो गई थी? देश से बड़ी दोस्ती और भी लोग करते हैं, मैं इस पर कई बार बता चुका हूँ, लेकिन सारी हदें शेख हसीना पार कर चुकी थी। मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बना के आपको बताया था, दूसरे चैनल पर वीडियो है, कि किस तरह से शेख हसीना के टाइम में आज जो हिंसा हो रही है, हिंदुओं पर हमले की बात हो रही है, हिंदुओं की रक्षा की बात हो रही है, इससे ज़्यादा हमले लगातार शेख हसीना के राज में बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते रहे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 2014 में जब मोदी जी पहली बार सरकार में आए, उसके बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। एक बार शेख हसीना को यहाँ तक कह देना पड़ा कि भारत की सरकार को, भारत के नेताओं को बयान देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर उसका क्या असर पड़ता है। आज शेख हसीना चली गई हैं तो हिंदुओं के जान की परवाह यहाँ वालों को भी होने लगी है, क्योंकि ये बताने की कोशिश है कि बांग्लादेश में हिंदू अब असुरक्षित हो गए हैं। वहाँ के राष्ट्रपति जो आज वाले हैं, शेख हसीना इतने समय में नहीं गई, वो हिंदुओं के इलाकों में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको भरोसा दिला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं पे हमला नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने से पहले उस आदमी ने ये ऐलान कर दिया था कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा अगर आपने ये हमले बंद नहीं किए तो। लेकिन हिंदुओं की रक्षक के तौर पे शेख हसीना की इमेज बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हमने उनको शरण दी है। लेकिन आज का वीडियो शेख हसीना के हिंदू हितैषी होने या विरोधी होने को लेकर नहीं है। कट्टरपंथियों को उन्होंने बढ़ावा दिया, ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन उसको लेकर भी नहीं है। ये वीडियो है उस आर्थिक स्थिति पर, उस घोटालेबाजी पर जो शेख हसीना ने वहाँ मचाई हुई थी। और इस वीडियो में भारत का भी एक बहुत बड़ा संदर्भ है, जिक्र है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको लेकर खुलासा किया था। मैं अभी आता हूं, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेख हसीना भारत आती हैं, उसके 1 हफ्ते के अंदर भारत सरकार एक आदेश जारी करती है और एक प्रतिबंध हटा लेती है। और ये प्रतिबंध है कि जो अडानी साहब का एक प्लांट लगा था, जिसको 100% अपने उत्पाद बांग्लादेश को भेजने थे, अब उसके ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब वो भारत में भी अपना माल बेच सकती है, और वो माल है बिजली। आपने बहुत चर्चा सुनी होगी झारखंड के गोंडा वाले मामले की, लेकिन आज मैं इस मामले की डिटेल में जाके आपको बताता हूं कि शेख हसीना किस तरह से बांग्लादेश में खेल कर रही थीं, राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़ कर रही थीं, इसलिए कि मोदी जी के दोस्त अडानी के लिए कुछ किया जा सके। पॉलिटिकल कारणों से, आर्थिक कारणों से नहीं, इतने बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि वहाँ पर ऑलरेडी 40% ज़्यादा पावर जनरेशन कैपेसिटी है। किससे? पीक डिमांड से। अब ये क्या होता है? ज़्यादातर लोग ऐसे जानते हैं, जब बिजली की मांग सबसे ज़्यादा होती है, तेज़ गर्मी पड़ रही है, सब लोग एसी चला रहे हैं, सब लोग पंखे चला रहे हैं, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, बिजली की बहुत डिमांड है, तो वो कहती है पीक डिमांड, यानी किसी भी साल में जब सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, यानी मान लीजिए 50 मेगावाट की इस वक्त डिमांड है, उसके पास में 40% ज़्यादा बिजली बनती है आज भी। मतलब 50 मेगावाट की डिमांड है तो वहाँ 70 मेगावाट की बिजली का
इंतज़ाम है, बांग्लादेश इतनी बिजली बनाता है, पहली चीज़। तो ये जो बिजली है ये बांग्लादेश को ज़रूरत नहीं थी। दूसरा, कॉस्ट। बांग्लादेश ने जो बिजली खरीदने का शेख हसीना ने समझौता किया, वो समझौते में $450 मिलियन यानी 45 करोड़ सालाना कैपेसिटी और मेंटेनेंस चार्जेस देने थे। एक तो बिजली का जो दाम तय हुआ था, वो दाम जिस देश के पास 40% ज़्यादा बिजली हो, वो अपने देश में बिजली का जो दाम है उसे 5 गुने दाम पे, 5 गुना। यानी बांग्लादेश में अगर ₹1 यूनिट है बिजली बल्क मार्केट में, तो अडानी से वो ₹5 यूनिट खरीद रहे थे। 5 गुने दाम में बिजली खरीदने का समझौता किया और उसके साथ साथ $45 करोड़, इसका आप 83 से गुणा कर लीजिए, हर साल कैपेसिटी और मेंटेनेंस चार्जेस के तौर पर बांग्लादेश से अडानी जी को मिलने वाले थे। और ये बिजली बनाए प्लांट या ना बनाए, बांग्लादेश बिजली ले ना ले, ये 45 करोड़ डॉलर जो है, $750 मिलियन हैं, ये आपको देने ही पड़ेंगे। और बांग्लादेश जैसा देश जो कर्ज में डूबा हुआ है, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, जिस देश के अंदर पूरा एक्सपोर्ट रुक गया है, अमेरिका उसको घोंटने के चक्कर में है क्योंकि उसको वहाँ पर एयरपोर्ट बनाने को ज़मीन नहीं दी गई है, उस देश ने इतना महंगा सौदा किया। इसके अलावा भी खेल था। अब आप अंदाज़ा लगाइए अडानी जी कैसे पैसे बनाते रहे। और ये बता दूं इस पे आगे बढ़ने से पहले कि ये समझौता हुआ था 2015 में, मोदी जी सरकार में आए, अगले ही साइड बांग्लादेश गए, अडानी जी को साथ ले गए, समझौता हुआ। और उसी विजिट में एक और फैसला हुआ जिसमें भारत की बहुत सारी ज़मीन बांग्लादेश को दे दी गई थी। तो इसमें कोयले को लेकर कोई प्राइस कैप नहीं था, यानी अडानी जी जितना महंगा कोयला बाजार में मिलता है वो खरीद सकते थे बिजली बनाने के लिए, और बांग्लादेश को वो पैसा देना पड़ता। अभी हाल में फाइनेंशियल टाइम्स का जो खुलासा हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि कैसे कोयला अडानी जी खुद की कंपनियों को ही बेचते रहते हैं। एक कंपनी का कोयला दूसरी ने खरीद लिया, उसने उसका दाम बहुत बढ़ा के भारत में अडानी को बेच दिया, और अडानी जो बिजली घर हैं उसको उसी आधार पर उतने ही दाम पे पैसा बेच रहा है, बिजली बेच रहा है। यानी उतनी महंगी बिजली से ये बिजली घर चलता था। तो जो मार्केट प्राइस अडानी जी कहेंगे उसके हिसाब से उसको कोयले का भी पेमेंट करना था बांग्लादेश को। आप सोचिए, ये निशिकांत दुबे जो है ना, बहुत क्रांतिकारी सांसद है बीजेपी के, उनके लोकसभा क्षेत्र का मामला है। ये प्लांट कैसे बना, मज़दूरों के साथ क्या हुआ, उनकी ज़मीनों के साथ क्या हुआ, एनओसी ली गई नहीं ली गई, ये 50 चीज़ें हैं। सैकड़ों चीज़ें ये भी हैं कि दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है और भारत लगातार कोयले के प्लांट बढ़ाया जा रहा है क्योंकि कोयले में मोटी कमाई हो रही है। अडानी जी इसको लेकर बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान भी दे चुके हैं कोयले के समर्थन में। तो ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है। उस बीच में पता चलता है कि कोयले पे भी कोई प्राइस कैप नहीं है, और ये अपने आप में उस देश के ऊपर एक और बर्डन था। और ये मैडम पॉलिटिकल रीजन से दोस्ती निभा रही थी। बांग्लादेश को इससे कोई भी लाभ नहीं था। आप घर में आलू लाते हैं और घर में आलू पड़े हों तो इसलिए खरीद लें कि चलो कोई नहीं, और 20 रुपए का आलू आप, या चचा ने कहा या मेरे भाई ने कहा है कोई नहीं तू, मैं तो 100 रुपए किलो का आलू ले लूँगा, इसमें कोयला वोयला नहीं जोड़ रहा हूँ, मेंटेनेंस चार्ज वगैरह नहीं जोड़ रहा हूँ, जो $45 करोड़ है। आप सोचिए, और तब जबकि मेरे पास पहले से ही आलू पड़ा हुआ 20% एक्स्ट्रा मेरी ज़रूरत का, मुझे 2 किलो आलू रोज लगता है और मुझे 2 किलो 400 ग्राम आलू मेरे घर में निकल आ रहा है, खोद रहा हूं खेत में से, तो उसके बावजूद मैं 5 गुने दाम में आलू खरीद ले रहा हूं बाहर से। ये कहानी है। अब आप सोच सकते हो कि हो सकता है कि इसके पीछे ये वजह रही हो कि हसीना को देखिए भागने के लिए जगह मिल गई, उसने अपने देश का ये सब दे दिया था
एक लाला की झोली में, बदले में उसको भारत में भागने को थौर मिल गया। कह सकते हो, हालांकि मैं ये कहूँगा कि वो शायद ये नहीं करती तब भी ठौर मिल जाता। उसका जो परिवार का रिश्ता है बहुत बड़ा रिश्ता था। किस मजबूरी में उसने ये डील की होगी या किस शौक़ में की होगी हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसने अपने देश के साथ गद्दारी की, इसमें कोई शक नहीं है। अपने देश को नुकसान पहुंचाया निजी हितों के लिए, ये दिखाई दे रहा है। क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप भारत में बड़ी संख्या में इस डील के कारण लगे। इस डील के बाहर आने से, ये दूसरी डील थी, एक श्रीलंका वाली थी, ये पक्का और नक्की होने लग गया कि भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म है। क्रोनी कैपिटलिज्म कभी मैं आपको समझाऊंगा। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि पूंजीपतियों को खुली छूट होती है, और क्रोनी कैपिटलिज्म में कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को खुली छूट होती है, ये अंतर है। एक बनाना रिपब्लिक शब्द भी है, उसमें एक बात ब्राज़ील में कभी बनाना लॉबी पूरा वहाँ की पूरी व्यवस्था पे कंट्रोल रखती थी, तो इसलिए ये शब्द वहाँ से बना कि जो बनाना है, बनाना लॉबी थी, वो पूरा जब उसके लिए होता था तो उसका नाम बनाना रिपब्लिक उसको पुकारा गया, तो वो बनाना रिपब्लिक शब्द वहाँ से आया। तो इसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमेटिक तनाव भी हुए बांग्लादेश के साथ में, और उसकी वजह ये थी कि जो बॉर्डर की स्ट्रेटजिक चीज़ें थी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे पूरे इलाके में, उस पर उसके असर पड़ा। और सबसे ज़्यादा असर ये पड़ा कि जो प्रदूषण हो रहा था उसके कारण भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बांग्लादेश की छवि पे एक असर पड़ा, उसके संबंध खराब हुए। इकोनॉमिक कॉस्ट तो उठाई ही, एनवायरनमेंट के कंसर्न भी बहुत सारे हुए, जिसमें बांग्लादेश को बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला। तो अब इतना बड़ा जो ठेका था, वो ठेका बांग्लादेश को माल सप्लाई करने का था, वहाँ से माल कमाने का था, और जैसे ही वहाँ से माल कमाने का ये दरवाज़ा बंद होने की नौबत आई, वैसे ही आपने देखा कि किस तरह से हमारी सरकार ने तुरंत से नियम बना दिया कि अब आप भारत में भी अपनी बिजली बेच सकते हो। पहले ये 100% बिजली बांग्लादेश को बेचनी थी, अब ये भारत को बेच सकते हैं। तो कुल मिला के दुनिया क्या है, दुनिया कैसे चल रही है और दुनिया में क्या क्या हो रहा है, ये उस देश में हो रहा है जिसमें आदमी को पैसे से भरा हुआ बैग मिल जाता है तो ईमानदारी से जाकर थाने में जमा करा देता है, उस आदमी के पास पहुंचा देता है। ये उस देश में हो रहा है। ये उस देश में हो रहा है जिसमें आप किसी कर्मचारी को कहो कि भैया ये तुम रख लो ऊपर से पैसे, तो कहता है कि नहीं, मैंने जो मेहनत किया मैं उसका पैसा लूँगा। और उस देश को चलाने वालों की स्थितियाँ क्या हैं? बांग्लादेश को चलाने वाली हसीना को अगर अपना देश छोड़ना पड़ा है तो उसके बहुत सारे कारण, सिर्फ एक आरक्षण ही कारण नहीं है। लंबे समय तक सरकार में रहने के कारण सरकार उनके दिमाग पे चढ़ गई थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी हकीकत जो भारत के लिए ज़रूरी है वो जान गए होंगे आप। नमस्कार, जय हिंद।